हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए इतिहास वैकल्पिक विषय की सारी कक्षाएं, जीएस फाउंडेशन क्लासेस, साथ में पीवाईक्यू सीरीज़ निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। तो आज पीवाईक्यू सीरीज़ में हम एपिसोड 8 डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारे पहले चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन से, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तो आज का प्रश्न जो हमने चुना है वो यूपीएससी परीक्षा में वर्ष 2015 में पूछा गया था और 20 मार्क का क्वेश्चन था, 20 अंकों का प्रश्न था। और प्रश्न हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित है। और प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाह्य आक्रमण के कारण नहीं, बल्कि पारिस्थितिकीय निम्नीकरण के कारण हुआ। यानी ओवरऑल ये टॉपिक हड़प्पा सभ्यता के पतन से जुड़ा हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे 2 प्लेलिस्ट हैं। जैसे ये हमारा जो कंप्लीट हिस्ट्री ऑप्शनल का चैनल है, यहाँ 2 प्लेलिस्ट है। एक में क्वेश्चंस हैं और दूसरे में सारे के सारे फाउंडेशन क्लासेस हैं। तो फाउंडेशन क्लासेस में इस प्लेलिस्ट में जब आप जाके देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से जुड़े हुए टॉपिक को मैंने बहुत ही विस्तार में डिस्कस किया हुआ है। जैसे ये है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। तो आप इस टॉपिक को जब देखेंगे तो इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं वहाँ पे आपकी संकल्पनाएं और भी अधिक क्लियर हो जाएंगी। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इस प्रश्न का उत्तर तो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने जा ही रहा हूँ। साथ ही साथ अगर हिंदी माध्यम से जनरल स्टडीज़ फाउंडेशन के कोर्सेज़ को आप फ्री अवेल करना चाहते हैं, उन वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो हमारा एक दूसरा चैनल भी है, यूपीएससी जीएस फाउंडेशन हिंदी मीडियम। तो आप इस चैनल पे सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर पॉलिटी की सारी क्लासेस और भी दूसरी जीएस मॉड्यूल्स की क्लासेस हिंदी मीडियम में आपको उपलब्ध मिलेंगी। तो इन वीडियोज से हेल्प लेकर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आइए इस प्रश्न के उत्तर को हम देखते हैं। तो ये प्रश्न जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन, ये इस प्रश्न का मूल थीम है। तो सबसे पहले जब भी प्रश्न हमारे सामने आए तो हमें प्रश्न का जो मूल थीम है उस मूल थीम को आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो इस प्रश्न का मूल थीम है हड़प्पा सभ्यता का पतन। अब जब प्रश्न को आप ध्यान से देखते हैं तो प्रश्न में ही ये कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाह्य आक्रमण के कारण नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी के निम्नीकरण के कारण हुआ। तो प्रश्न ही ये बात कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाह्य आक्रमण के कारण नहीं, बाह्य आक्रमण के कारण नहीं, बल्कि पारिस्थितिकीय निम्नीकरण के कारण हुआ। पारिस्थितिकीय निम्नीकरण, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, पारिस्थितिकीय निम्नीकरण के कारण हुआ। पारिस्थितिकीय निम्नीकरण के कारण हुआ। अब सवाल ये है कि इस प्रश्न के उत्तर को हम कैसे लिखें। इस प्रश्न का उत्तर हमें 20 मार्क्स में लिखना है और हमें इस बात के लिए तैयार रहना है कि कभी भी जो प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं यही प्रश्न हमसे 10 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, 15 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, 20 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि एक बार 20 मार्क्स में पूछा गया तो आगे भी ये 20 मार्क्स में ही पूछा जाएगा। तो हमें आंसर राइटिंग की जो टेक्निक होती है उसमें सबसे पहली कोशिश करनी चाहिए कि क्वेश्चन के आंसर को हम कितना प्रेसाइज, कितना संक्षिप्त लिख पाते हैं। और फिर अगर वो 15 मार्कर या 20 मार्कर है तो हम कहाँ पे जो उसके पार्ट्स हैं उनको एक्सटेंड करके हम और भी ज़्यादा वर्ड्स में उस आंसर को, और भी ज़्यादा शब्दों में उस आंसर को प्रभावशाली ढंग से लिख सकते हैं। तो ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से ही डेवलप होता है और हमारी पीवाईक्यू सीरीज़ का उद्देश्य ही है कि धीरे धीरे हर एक प्रश्न पर जब मैं डिटेल में बात करूँगा और ऐसे लगभग आप 50-100 प्रश्नों को देखोगे तो वो कौशल, उत्तर लेखन कला आपके अंदर स्वतः विकसित होती चली जाएगी। तो देखो क्या है, अब जब हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ पर 2 हिस्से हमें दिख रहे हैं।
प्रश्न में कहा जा रहा है कि बाह्य आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन नहीं हुआ। तो पहले हमें इस विचार को स्पष्ट करना पड़ेगा, उत्तर में इस विचार को स्पष्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, दूसरा हिस्सा क्या है? पारिस्थितिकी निम्नीकरण के कारण हुआ, तो इस विचार को भी हमें स्पष्ट करना पड़ेगा। और लास्टली हमें कंक्लूजन पार्ट में या निष्कर्ष में यह जाहिर करना पड़ेगा, जैसे जब मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन टॉपिक को बताया था आपके साथ, तो ये बात मैंने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए कारण, तो इसमें एकल कारण से संबंधित जो भी सिद्धांत थे उनको अस्वीकार किया जाता है। अस्वीकार करने का मतलब ये हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कई सारे कारकों के मिले जुले प्रभाव का परिणाम था। किसी एक कारण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ये बात मानना बहुत ही ज्यादा तार्किक नहीं है। तो एकल कारण तो वैसे भी रिजेक्ट किया जाता रहा है, लेकिन एकल कारण में एक मत जो था, वो मत कौन सा था? बाह्य आक्रमण सिद्धांत। तो मार्टिमर व्हीलर का जो सिद्धांत है, तो ये जो बाह्य आक्रमण सिद्धांत है, इसको तो पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। ये सब हमें पता है कि बाह्य आक्रमण सिद्धांत जो मार्टिमर व्हीलर का था, मार्टिमर व्हीलर ने मोहनजोदड़ो में प्राप्त कुछ कंकालों के आधार पर ये सिद्धांत दिया था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाह्य आक्रमण से हुआ। लेकिन जो मॉडर्न हिस्टोरिकल रिसर्चेस हैं, आधुनिक ऐतिहासिक अनुसंधान हैं, उन आधुनिक ऐतिहासिक अनुसंधानों में व्यापक तौर पर नरसंहार हुआ हो, इस बात का प्रमाण हमें नहीं मिला। दूसरी चीज, कोई बड़ी किलेबंदी नहीं मिली। जैसे अगर बाह्य आक्रमण की संभावना होगी तो राज्य बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के लिए भी तो प्रयत्न करेगा। ऐसी दशा में राज्य क्या कर सकता है? किलेबंदी कर सकता है। साथ ही साथ बाह्य आक्रमण और व्यापक तौर पर अगर नरसंहार होगा तो कल्चरल कॉन्टिन्यूटी, सांस्कृतिक निरंतरता कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हो जाएगी, विच्छेद हो जाएगी। तो ऐसा भी हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन, सांस्कृतिक पतन के बाद का जो चरण है, जिसे हम पोस्ट हड़प्पन कल्चर्स कहते हैं, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया कि पतन के बाद की संस्कृतियां कौन सी थी। तो हमने ये बताया आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भी सांस्कृतिक निरंतरता देखी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कोई कंप्लीट डिक्लाइन या संपूर्ण पतन नहीं है, यह केवल और केवल उसके नगरीय अवस्था का पतन है। और इसके बाद भी कई सारी संस्कृतियां विद्यमान रही, जिसमें रंगपुर, जूकर या और भी इस तरह की संस्कृतियों की मैंने बात की थी। तो ओवरऑल जो ओपिनियन है वो ये है कि बाह्य आक्रमण सिद्धांत आधुनिक इतिहास दृष्टि के अनुसार एक स्वीकृत व्याख्या है या अस्वीकृत व्याख्या है। तो यह व्याख्या एक अस्वीकृत व्याख्या है। अब देखो क्या है, अब जो ये पूरी की पूरी बात मैंने बताई, अब इतनी बात को एक पार्ट में तो हम लिख नहीं सकते। इनको संक्षेप में, बुलेट फॉर्मेट में जो बातों का कोर या निष्कर्ष है, या जो कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वही यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम इस हिस्से में क्या बताएंगे कि बाह्य आक्रमण के कारण नहीं। तो आप ये कहोगे कि आधुनिक ऐतिहासिक अनुसंधानों ने इस तथ्य को स्थापित किया है कि हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन किसी बाह्य आक्रमण का परिणाम नहीं था। किसी बाह्य आक्रमण का परिणाम नहीं था। ये बात आप बताएंगे कि आधुनिक ऐतिहासिक अनुसंधानों ने इस तथ्य को स्थापित किया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसी बाह्य आक्रमण का परिणाम नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि इस कथन के साथ साथ कुछ
लॉजिक या आर्ग्यूमेंट्स भी यहाँ प्रेजेंट कर दें तो आप आसानी से वो लॉजिक या वो आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर सकते हैं। वो आर्ग्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हो आप, बड़े पैमाने पर नरसंहार का साक्ष्य नहीं। और हम क्या लिख सकते हैं? किलेबंदी का अभाव, ये भी रहा, किलेबंदी का अभाव, ये भी एक फैक्टर है। दूसरी चीज, जो पोस्ट हड़प्पन कल्चर्स हैं, हड़प्पा के पश्चात की संस्कृतियां, वहां सांस्कृतिक निरंतरता दिखती है, सांस्कृतिक विच्छेद नहीं। तो ये पूरी बात लिखने की जगह हम यहां लिख सकते देखते हैं कि सांस्कृतिक निरंतरता बनी रही। ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो दिखाते हैं कि बाह्य आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन नहीं हुआ था। अब सवाल आता है कि क्या हम हिस्टोरियंस का नाम लिखें कि ये सिद्धांत बाह्य आक्रमण का मार्टिमर व्हीलर ने दिया था? तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको याद आ जाए तो यहाँ एक एरो मार्क देके आप मार्टिमर व्हीलर लिख सकते हो। तो बाह्य आक्रमण के कारण नहीं हुआ था। कैसे हुआ था? पारिस्थितिकीय निम्नीकरण के कारण हुआ था। ये इसका दूसरा पहलू हो गया। तो इस दूसरे पहलू में हम क्या लिखेंगे? तो इस दूसरे पहलू में बात बहुत साफ और बहुत ही स्पष्ट है कि देखो, ये जो विचार है पारिस्थितिकीय निम्नीकरण वाला, ये भी एक हिस्टोरियन का ही ओपिनियन है जिनका नाम क्या है? इरफान हबीब। मैं आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, लेकिन अगर परीक्षा में आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई खास समस्या नहीं है। बस हमें उस प्रश्न को, हिस्टोरिकल जो भी रिसर्चेस हैं या इतिहास की जो स्वीकृत व्याख्या है उसके अनुसार उस प्रश्न को हमें डिकोड कर देना है। तो इतिहासकार का नाम नहीं भी लिखेंगे तो कोई खास समस्या नहीं है। देखो, तो इरफान हबीब की जो स्टडी थी, उन्होंने ये कहा कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है, ये एक शब्द जो है यहाँ पे पारिस्थितिकीय निम्नीकरण, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, ये बात तो उन्होंने कही। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इस इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन के कारण, अब देखो, इसका जो इम्पैक्ट हुआ या प्रभाव हुआ, वो प्रभाव क्या था? सामाजिक आर्थिक संकट। इसका इम्पैक्ट या प्रभाव क्या रहा? सामाजिक आर्थिक संकट। और इरफान हबीब का कहना है कि इस पारिस्थितिकी निम्नीकरण के कारण जो सामाजिक आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई, इसी ने क्या किया? हड़प्पा सभ्यता के नगरीय चरण के पतन को सुनिश्चित किया। या जैसे मैंने कहा था ना कि हड़प्पा के पतन का मतलब संपूर्ण पतन नहीं है, नगरीय चरण या नगरीय अवस्था का पतन है। तो इसी ने क्या किया? हड़प्पा के नगरीय अवस्था के पतन को सुनिश्चित किया। नगरीय अवस्था के पतन को सुनिश्चित किया। तो देखो, जो ओवरऑल विचार है वो यही है कि पारिस्थितिकीय निम्नीकरण और उससे उत्पन्न सामाजिक आर्थिक संकट, इसने क्या किया? हड़प्पा सभ्यता का जो अर्बन फेज है, नगरीय चरण है, उसके पतन को सुनिश्चित किया। ये बात आपको समझनी है। अब देखो, अब यहां पे इसी बात को हमें थोड़ा और एक्सप्लेन कर देना है और सफाई से बता देना है। जैसे यहां पे एक बात मैंने क्या कहा? पारिस्थितिकीय निम्नीकरण। तो हम उत्तर लिखते हैं तो उत्तर में हमें एक एक डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना होता है। तो जब हम पारिस्थितिकीय निम्नीकरण की बात करेंगे तो पारिस्थितिकीय निम्नीकरण का मतलब यहाँ पे क्या है, मीनिंग क्या है, हम ये बता देंगे। और जब हम यहाँ सामाजिक आर्थिक संकट की बात करेंगे तो इस सामाजिक आर्थिक संकट के कौन कौन से पहलू हैं, कौन कौन से अवयव हैं, ये भी एक्सप्लेन कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे जब हम पारिस्थितिकीय संकट कहते हैं, इसका मतलब क्या है? जलवायु परिवर्तन। इसका मतलब क्या है? मॉनसून के पैटर्न में बदलाव। तो पारिस्थितिकीय निम्नीकरण का मतलब, एक मतलब क्या हो गया? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन एवं, और क्या हो गया? मॉनसून के पैटर्न में बदलाव। जलवायु परिवर्तन एवं
मॉनसून के पैटर्न में बदलाव, ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण क्या हो जाएगा, ये भी एक डिबेट है कि जो नदियां हैं, नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया हो और जो भी महत्वपूर्ण शहर थे वो नदियों के किनारे अवस्थित थे, तो इससे भी नगरीय अवस्था का पतन हुआ हो। तो एक और इसमें आर्गुमेंट आ जाता है, वो क्या है, नदी मार्ग परिवर्तन। अब देखो, मैं फुल सेंटेंसेस नहीं लिख रहा हूं, अगर मैं इस तरह से आंसर लिखता हूं स्केचेस डायग्राम्स की हेल्प से तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। ये एक भ्रम है कि भाई कॉम्प्रिहेंशन या पैराग्राफ में लिखने पे ही आंसर मिलते हैं। क्वेश्चन की डिमांड बताती है कि आपको पैराग्राफ में लिखना है या पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप जितना ज्यादा पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखोगे उतने ज्यादा बेहतर तरीके से क्वेश्चन को डिकोड कर पाओगे। ये बात समझ गए? फिर देखो, एक्सेसिव लैंड यूज, भूमि का अत्यधिक उपयोग, और जब हम भूमि का अत्यधिक उपयोग करेंगे जनसंख्या बढ़ेगी, भूमि पर दबाव बढ़ेगा, तो उसका भी तो एक पर्यावरण पर प्रभाव हो गया, प्रभाव होगा। तो भूमि का अत्यधिक उपयोग और इससे उत्पन्न पर्यावरणीय दबाव, तो ये है ओवरऑल पारिस्थितिकी निम्नीकरण का ये मतलब है। अब इन सब की वजह से सामाजिक आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। तो यहां सामाजिक आर्थिक संकट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो, जलवायु परिवर्तन होगा, मॉनसून के पैटर्न में बदलाव होगा, नदी मार्ग परिवर्तन होगा, या कृषि का अत्यधिक उपयोग होगा, जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा। बढ़ती हुई जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि एक कृषि अधिशेष पर आधारित अर्थव्यवस्था थी, सबसे बड़ा इंपैक्ट ये होगा कि उस कृषि अधिशेष की स्थिति में ही गिरावट हो जाएगा। तो अगर बिल्डिंग की नींव ही भरभरा जाए, बिल्डिंग की नींव ही कमजोर होके टूट जाए, तो पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। वैसा ही कुछ होगा। जैसे देखो, सिंधु घाटी सभ्यता कृषि अधिशेष पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। इससे संबंधित लगभग 5 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है आपको, जो यूपीएससी ने पूछा है। तो कृषि अधिशेष कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कृषि अधिशेष तो पिलर है, यानी कि इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इसका इंपैक्ट ये हुआ कि कृषि अधिशेष में गिरावट की स्थिति देखी गई। अच्छा देखो, जब कृषि अधिशेष में गिरावट होगा तब आपको रिवर्स गियर लगा के सारी चीजें बता देनी है। जैसे कृषि अधिशेष की स्थिति बेहतर होगी तो शिल्पों का विविधीकरण होगा, शिल्प विशिष्टीकरण होगा, व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा, है ना, बस्तियों का स्वरूप बदलेगा, बस्तियां या ग्रामीण बस्तियां नगरीय स्वरूप ग्रहण करेंगी। यहां सिचुएशन रिवर्स है, कृषि अधिशेष की स्थिति निम्न हो गई है। तो कृषि अधिशेष की स्थिति निम्न होने से क्या होगा? शिल्पों की दशा निम्न होगी, शिल्पों की दशा निम्न होगी। शिल्पों की जब दशा निम्न होगी तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? व्यापार वाणिज्य की दशा में गिरावट होगी, और जब व्यापार वाणिज्य की दशा में गिरावट होगी तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? तो जो अर्बनाइजेशन है अब वापस वो ट्रांसफॉर्म होने लगेगा रूरलाइजेशन की तरफ, यानी कि शहरीकरण जो है अब, या नगरीय व्यवस्था जो है उसका ग्रामीणीकरण होने लगेगा, रूरलाइजेशन होने लगेगा। यानी इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि जो नगरीय व्यवस्था थी इसका ग्रामीणीकरण, नगरीय व्यवस्था का ग्रामीणीकरण होना प्रारंभ हो गया। तो ये सब कुछ हुआ। सामाजिक आर्थिक संकट का मतलब ये है। अब ये बातें अगर हमने बताई तो हमने क्या किया? क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रश्न में जो जो बातें कही जा रही थी उन दोनों ही बातों को हमने डिकोड कर दिया। तो ये प्रश्न के डिमांड को हमने जस्टिफाई कर लिया। अब मान लो कि इसी प्रश्न को, अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखिए जो मैंने ड्रॉ किया है, तो बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर है, तो बहुत ज्यादा इसमें बातें मैंने आपको नहीं बताई हैं, है ना, इतनी बातें मैंने बताई हैं। यानी कि 150 वर्ड्स में इस प्रश्न के उत्तर को हम आसानी से लिख सकते हैं। जितनी बातें मैंने बताई, अगर इसमें एक इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, भूमि का इंट्रोडक्शन हम ऐड कर दें
ये हो गया आपके क्वेश्चन का मुख्य भाग, मेन पार्ट हो गया, ये हो गया मेन पार्ट। और यहाँ पर हम एक निष्कर्ष लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं। तो इस प्रश्न का एक बड़ा ही सिंपल सा आंसर तैयार हमने कर दिया। अगर ये 10 मार्क में पूछा जाए, 150 वर्ड्स में पूछा जाए, तो हम आसानी से इतनी बात लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, इंट्रोडक्शन क्या लिखे है? तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की बात हो रही है प्रश्न में ही, और प्रश्न की शुरुआत में ही आर्य आक्रमण से जोड़ के प्रश्न को देखा गया है। तो आप बता दो कि सिंधु घाटी सभ्यता आईवीसी, और जब भी आप सिंधु घाटी सभ्यता लिख रहे हो तो यहां पर मैंने आपको बताया है कि यहां पे जो कालखंड है वो भी आप लिख देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, आईवीसी को कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और प्रथम नगरीय क्रांति के रूप में जानते हैं, प्रथम नगरीय क्रांति के रूप में जानते हैं। ठीक है, फिर आप लिखोगे कि 2000 BC, 2000 BC के आसपास घटित अनेक कारकों के, आसपास घटित अनेक कारकों के सम्मिलित प्रभाव के कारण सभ्यता के नगरीय चरण के पतन की स्थिति देखी गई। अब आप कहोगे कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन तो थोड़ा लंबा हो गया है। इसलिए लंबा हो गया है क्योंकि हमें इस इंट्रोडक्शन, देखो इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, कभी भी जब हम इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी पे शिफ्ट होते हैं, लिखना नहीं है आपको मेन बॉडी, ये शब्द नहीं लिखना है, बट पैराग्राफ आपको स्विच करना है। तो हम जो कुछ भी लिख रहे हैं, हमारी भाषा में एक कोहेरेंस होना चाहिए, संगतता होना चाहिए। यानी एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे जब हम स्विच कर रहे हैं तो ऐसा ना लगे कि अलग अलग चीजों को लाके हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। प्लस ये जो इंट्रोडक्शन दिया, इस इंट्रोडक्शन में हमने एग्जामिनर को एक क्लियर मैसेज दे दिया कि हमें इस बात की समझ है कि एकल कारण को पतन के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता है। अब यहाँ पे हमें लिखा है ना अनेक कारक, तो तुरंत आपकी कॉपी को जो इवेलुएट कर रहा है वो ये बात समझ जाएगा कि बहुल कारक, ये जो विचार है इससे स्टूडेंट फेमिलियर है। दूसरी चीज, यहां आपने जैसे ही लिखा सम्मिलित प्रभाव, बहुल कारक, अनेक कारकों का सम्मिलित प्रभाव, तो इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप इस विषय के एसेंस से भलीभांति परिचित हैं। प्लस जैसे ही आप यहां लिखते हो कि सभ्यता के नगरीय चरण के पतन की स्थिति देखी गई, तो एग्जामिनर पुनः समझ जाएगा कि ये स्टूडेंट इस बात को समझता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया थी और इसमें नगरीय चरण का पतन हुआ था, पूरी सभ्यता नहीं खत्म हुई थी। बाद के काल में जो पोस्ट हड़प्पन कल्चर्स थी उनकी स्थिति बनी हुई थी। तो इससे हम उत्तर में जो कुछ भी लिख रहे हैं, देखो हमारे पास इतना स्कोप, हम वहां पे जो कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो आंसर इवेल्युएट कर रहा है उसके साथ, वो कम्युनिकेशन हमारा पेपर है। पेपर पे जो कुछ भी हमने लिखा है उसी के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो हमारे आंसर को इवेल्युएट कर रहा है। तो आंसर को जो भी इवेल्युएट कर रहा है उसके पास ये मैसेज जाना चाहिए कि आप आंसर लिखने के दौरान भाषा में उलझा नहीं रहे हो, आप बातों को सीधे और स्पष्ट तरीके से लिख रहे हो। अगर कहीं पे आपको 150 वर्ड्स या 200 वर्ड्स लिखने हैं और आपने 120 वर्ड्स में ही अपनी बात बहुत ही कंसाइज वे में, संक्षिप्त वे में कह दी, तो ये एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। फिर देखो, निष्कर्ष में हमेशा मैंने बताया है आपको कि निष्कर्ष लिखने का तरीका क्या होता है। तो जब भी हम निष्कर्ष लिखते हैं तो बाद के चरण में जो भी घटनाओं की निरंतरता है उससे इस निष्कर्ष को जोड़ देते हैं। तो देखो, ऊपर तो हमने लिख ही दिया था कि नगरीय चरण के पतन की स्थिति देखी गई, तो हम अब यहां पे निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? तो निष्कर्ष में बाद के काल की घटनाओं से जोड़ दो। आप ये लिखोगे कि हड़प्पा का पतन, हड़प्पा का पतन
चाहो तो निष्कर्ष को भी पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिख सकते हो, या लिख सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद संक्रमण की स्थिति देखी गई, संक्रमण की स्थिति देखी गई, संक्रमण की स्थिति देखी गई। और ये संक्रमण की स्थिति कितनी थी? आप सभी लोगों को पता है 1900 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक की, ठीक है, स्थिति देखी गई। ठीक है, फिर देखो क्या है यहां जो संक्रमण की स्थिति है, यहीं पे क्या है, यहीं पे है जो पोस्ट हड़प्पन कल्चर्स हैं उनकी निरंतरता। तो यहां पे लिख दोगे, यहां पे क्या है, हड़प्पा पश्चात संस्कृतियों की निरंतरता, संस्कृतियों की निरंतरता यहीं पे देखी गई। अब हड़प्पा पश्चात संस्कृतियां आपने लिखी, अगर आप एक दो संस्कृतियों का नाम लिख दोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, उसे कहेगा बच्चे को पूरी बात पता है। जैसे एक क्या था, सिमेट्री एच कल्चर, एक क्या बताया था मैंने आपको, झूकर कल्चर संस्कृति, एक कल्चर मैंने क्या बताई थी, रंगपुर कल्चर, रंगपुर कल्चर, रंगपुर संस्कृति, फिर डॉट 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 एक्सेट्रा इत्यादि आप यहां लिख दो। इंट्रोडक्शन को और ऐड ऑन करना चाहते हो, आपके पास स्कोप है 5-7 वर्ड्स और लिखने की, तो आप लिख सकते हो पुनः 600-300 बीसी में द्वितीय नगरीकरण की स्थिति देखी गई। अगर आप और ऐड ऑन करना चाहते हो तो यहां लिख सकते हो कि पुनः 600 बीसी 300 बीसी में द्वितीय नगरीकरण की स्थिति देखी गई, द्वितीय नगरीकरण की स्थिति देखी गई, स्थिति देखी गई। समझ गए? अब मैं क्या बता रहा हूं कि मान लो कि प्रश्न यही है, लेकिन अगर हमारे पास और भी शब्द हैं, या मान लो 20 मार्क्स में या और भी ज्यादा में हमें लिखना है इसको, तो फिर हम क्या करें? तो मैंने आपको बताया है कि ये चलिए कोई बात नहीं, अगर मान लो कि और भी ज्यादा शब्द में हमें लिखना है तो आपको एक्सटेंशन सीखना होगा कि कहां से किस चीज को विस्तारित करना है। जैसे एक्सटेंशन में आप यहां पे एक्सटेंशन ले सकते हो, विस्तार ले सकते हो, ये वाला पार्ट जो है मार्टिमर व्हीलर का विचार, मार्टिमर व्हीलर ने किस आधार पे ये विचार दिया था, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ कंकालों को देख के दिया था। आप चाहो तो जलवायु परिवर्तन और मानसून के पैटर्न में बदलाव, थोड़ा सा इसको एलेबरेट कर सकते हो। नदी मार्ग परिवर्तन में घग्गर हाकरा है ना की बात कर सकते हो, थोड़ा सा इसको एलेबरेट कर सकते हो, इसको एलेबरेट कर सकते हो। ओवरऑल और भी ज्यादा एलेबरेट करना चाहते हो तो आप लास्ट में बताओगे कि पारिस्थितिकीय निम्नीकरण जो था वो मेन ड्राइविंग फोर्स था, यानी पारिस्थितिकीय निम्नीकरण भी एकमात्र कारण नहीं था, पारिस्थितिकीय निम्नीकरण के अलावा भी कुछ और फैक्टर्स थे जो रेस्पॉन्सिबल थे। तो ये बात आपको समझना है कि पारिस्थितिकीय निम्नीकरण जो था ये क्या था, प्राइमरी ड्राइवर था या मुख्य चालक था। तो चाहो तो यहां पे और भी ज्यादा एलेबरेट कर सकते हो कि पारिस्थितिकीय निम्नीकरण मुख्य चालक या मुख्य कारक था, मेन ड्राइवर था, लेकिन यह एकमात्र कारक नहीं था, एकमात्र कारक, सिंगल फैक्टर नहीं था, सोल फैक्टर नहीं था। ये मेन फैक्टर था बट सोल फैक्टर नहीं था। इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, अत्यधिक मानकीकरण, ठीक है, ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर है। मुझे लगता है कि इतनी चीजों को आप इजीली 150, 200, 250 वर्ड्स इसमें आप इस स्ट्रक्चर में लिख सकते हो। तो देखो, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, भूमिका और निष्कर्ष, ये कोई फिक्स नहीं होता। भूमिका और निष्कर्ष हम अपने अनुसार लिखते हैं, लेकिन मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब हम लगातार अभ्यास करेंगे, संकल्पनाओं को समझेंगे, इतिहास में एक घटना को बाद की घटना से जोड़ के देखने की कला जब विकसित करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा भूमिका और निष्कर्ष को स्पष्टता से लिखना। भूमिका और निष्कर्ष लिखना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। तो जरूरी है कि हम उत्तर लेखन का अभ्यास करें, एक एक पहलू जो है उत्तर के उस पर चर्चा करें। और एक स्टूडेंट अच्छा आंसर तभी लिख सकता है जब
वो फाउंडेशन क्लासेस कॉन्सेप्ट्स या संकल्पनाओं पे अपनी पकड़ को ठीक ढंग से विकसित करे। ये बहुत बड़ी फैलेसी है, बहुत एक भ्रामक तथ्य है जो फैलाया जाता है कि आंसर राइटिंग से आपका नॉलेज इंप्रूव हो जाता है। नहीं, आंसर राइटिंग से क्या इंप्रूव होता है, हमारी अगर स्पीड कम है ज़्यादा है वो मेंटेन हो जाएगी। 3 घंटे के अंदर हमें उतने ज़्यादा प्रश्नों को टैकल करने की आदत हो जाएगी, या फिर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आंसर को कैसे प्रेजेंट करते हैं, हाईलाइट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें विकसित हो जाएंगी। लेकिन टेस्ट सीरीज के साथ साथ जब तक उन क्वेश्चंस के डिटेल्ड डिस्कशंस नहीं होंगे, जब तक थीम की आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो यकीन मानिए कैसे आप बेहतर आंसर लिख सकते हैं, संभव नहीं है। तो ये तो बस एक मतलब आप यूं समझो कि आप एक चैप्टर के वीडियोस को देखो और जितने क्वेश्चंस यूपीएससी में दिए गए हैं मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, तो फिर ये एक ट्रायल जैसा है। आप एक चैप्टर को एज ए स्टूडेंट पढ़ के देखिए, नोट्स बनाते चलिए, जितने क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद देखिए आप कितने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं आंसर राइटिंग में। तो फिर आपको मेरी बातों की सच्चाई पता चलेगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब 2-4 मिनट में मैं कोई क्लेम कर रहा हूं कि नहीं भाई मैं आंसर राइटिंग नहीं, उसके लिए मैंने एक लंबा रास्ता चुना है। और ये लंबा रास्ता इसलिए चुना है क्योंकि मेरी बात को आप समझ सकें। 10 मिनट 20 मिनट में मैं कोई दावा पेश करके वापस चला जाऊं तो ये सही तरीका नहीं है। तो आप एक चैप्टर कंप्लीट करिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ एंशिएंट इंडिया में टोटल 7 या 8 चैप्टर्स हैं। तो जिस दिन मैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का मॉड्यूल फिनिश करूंगा, आप रियलाइज करोगे कि हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट कितना आसान विषय था, और ये आपको इतना जटिल लग रहा था। इसके पीछे तरीका था पढ़ने के वैज्ञानिक ढंग का अभाव, लैक ऑफ साइंटिफिक मेथड टू स्टडी एनी सब्जेक्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आज इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा, इस प्रश्न का जो एसेंस है वो समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।